My name is Sanjay. I'm a state manager for GEM implementation of the some of the state. And ये जो प्रोग्राम हम हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहे हैं, हिंदी में करें ओनली बोथ? ओके। तो बेसिकली ये जो आज का वेबिनार रखा गया है, ये सेलर मॉड्यूल पे रखा गया है। हम सेलर को किस तरीके से प्रमोट करेंगे जेम के माध्यम से, जेम में अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। हम सम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जेम, अबाउट जेम, जेम के बारे में, व्हाट इज जेम, जेम कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जेम, so many different factors using to working on जेम पोर्टल एक्चुअली। तो उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जेम में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एंड जेम पोर्टल में आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपलोड कर सकते हो। बेसिकली ये एक नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जैसे आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बट ये उसी हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बट दिस इज द वर्किंग ओनली फॉर गवर्नमेंट बायर्स। यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे। सेलर्स कोई भी हो सकता है, एनी वन कैन बी ऑन बोर्ड ऑन सेलर्स एज ए सेलर्स ऑन जेम पोर्टल। लाइक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे एज ए सेलर आ सकते हैं, ऑथराइज रीसेलर्स यहाँ पे एज ए सेलर आ सकते हैं, वेंडर्स जो किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, स्टार्टअप कंपनी है वो यहाँ पे ऐसे सेलर आ सकते हैं। ऐसे मल्टीपल, यहाँ पर हम देखेंगे तो मल्टीपल सेलर्स के डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स यहाँ पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। वन स्टॉप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर ऑल गवर्नमेंट बायर्स। ये जो पोर्टल बनाया गया है, जेम क्या है? जेम एक ऐसा पोर्टल है जहां पर कोई भी डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की यहाँ से उनकी प्रोक्योरमेंट पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को, हम रेलवे की बात करते हैं या डिफेंस की बात करते हैं, इन्हें कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो इसी पोर्टल के माध्यम से ये परचेस करेंगे, जिस तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम प्राइवेट पोर्टल पे करते हैं। दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट पोर्टल। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपनी प्रोक्योरमेंट करेगा वो यहाँ से करेगा। उसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं जिसपे आगे हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो रूल फॉलो करना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो रूल होता है 149, जो कि जीएफआर में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज किसी भी डिपार्टमेंट को यहाँ से लेने के लिए प्रोसेस बताया जाता है। अब जीएफआर क्या है उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। जीएफआर बेसिकली एक फाइनेंशियल नियम बनाया गया है जो गवर्नमेंट बायर को किस नियम से खरीदारी करनी है, उसी नियम के आधार पे वो अपने टेंडर या अपने बिड्स या अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो जेम पोर्टल में डायरेक्ट परचेस के साथ साथ बिडिंग और टेंडर की भी प्रोसेस दी हुई है। जेम का क्या एम्स है? बेसिकली जेम इज ए डायनेमिक मार्केट। चूंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इस तरीके से मार्केट तो पहले भी था जब हम परचेस करते थे या सेल करते थे गवर्नमेंट को, लेकिन उसको ही ये डिजिटाइज किया गया है डिफरेंट मॉड्यूल्स के फॉर्म में। इसको आज के अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया है। एक रेट काउंटर को खत्म करके डायनेमिक पोर्टल बनाया गया है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी कीमत पे, सही कीमत पे, राइट प्राइस पे, राइट समय पे और कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ उसको गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है यहाँ पे कि ये बेसिकली ये कैशलेस मार्केट है, कॉन्टेक्टलेस मार्केट है और पेपरलेस मार्केट है, जहां पे आपको किसी तरह से कोई बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कैशलेस है तो आपको कैश भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन आपको पेमेंट होगी या एनईएफटी या बैंक के माध्यम से आपका जो पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, ताकि सारी जो फाइनेंशियल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। इट्स प्रोवाइड द टूल फॉर ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट यूजर्स अचीव द बेस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी। किसी भी डिपार्टमेंट को जब परचेसिंग करना होता है तो उनके पास एक बजट होता है, उस बजट को वो किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उसका एक पूरा उन्हें हम एक पूरा मेथड से यहाँ पे एक्शन प्लान के साथ उन्हें बताते हैं। तो जब डिपार्टमेंट अपना प्रोक्योरमेंट यूज करता है तो वो ई बिडिंग कर सकता है, वहाँ पे रिवर्स ऑक्शन कर सकता है या डायरेक्ट परचेस कर सकता है या एल1 परचेस के माध्यम से खरीदारी कर सकता है। ये डिफरेंट मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट यहाँ पे हमने जेम के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया हुआ है। अभी हम जेम ओवरव्यू समझ रहे हैं इसको, इसके बाद हम प्रैक्टिकली आगे चीजों में आएंगे जिसको हमको जिस पे हमें काम करना होता है। बट बेसिकली बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन वी नीड टू मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेम। तो हम यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जेम का क्या इंट्रो है, जेम किस तरीके से काम करता है, जेम के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सो राइट नाउ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंटरनल स्टेक होल्डर्स फॉर एक्सक्यूशन इंजन। जेम के जो साथ काम करते हैं वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, जेम एसपीबी, एमएसपी एंड पीएम, जो कि जेम को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। बायर्स की हम बात करते हैं, सेलर्स की हम बात करते हैं। चूंकि बायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे बायर हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बायर हो सकते हैं, स्टेट पीएसयू, सेंट्रल पीएसयूज
एंड ऑटोनोमस बॉडीज। इन ऑटोनोमस बॉडीज की अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस बॉडीज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो पीएसयू के रूप में काम करते हैं या कोई अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, अदर देन विश्वविद्यालय, अपार्ट फ्रॉम विश्वविद्यालय हम बात करें तो अर्बन बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं ये एज ए ऑटोनोमस बॉडीज यहाँ पे एज ए बायर के रूप में यहाँ पे ऑनबोर्डेड होंगे। तो इतने सारी आपके सामने देखा जाए तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं एक सेलर के लिए, वो किसी भी डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। जेम की ये स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कि आप ऑनलाइन अपने पोर्टल, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज को जेम के माध्यम से सेल कर सकते हैं। सेलर्स की हम बात करते हैं, कौन कौन यहाँ पे एज ए सेलर्स ऑन बोर्ड हो सकते हैं, तो ओईएम्स, सेकंड है एमएससी, थर्ड है स्टार्टअप ऑथराइज रीसेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंक्लूडिंग ऑल वेंडर्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग। अगर हम बात करें ओईएम की, सबसे पहले तो ओईएम मींस हो गया आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहां पे कोई भी स्मॉल कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करती है, खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरर है, वो एज ए ओईएम्स यहाँ पर ऑनबोर्ड हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो आप देखेंगे एमएससी। एमएससी का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया हुआ है, उनके लिए रिजर्व पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 25% रिजर्व पॉलिसी फॉर एमएसएमई एमएससी। वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को 25% के रिजर्व दायरे में किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट को सेल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एक टेंडर निकालता है, बिड निकालता है, जिसमें वो 25% एमएसएमई के लिए रिजर्व करता है। उस पॉलिसी के तहत आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, जेम को सेल कर सकते हैं किसी भी विभाग को। स्टार्टअप की बात करते हैं, वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप इन दिस पोर्टल। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अपनी ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टार्टअप कंपनी को वो रन कर रहे हैं, जिसमें कि वो डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, डिफरेंट या यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दे विल बी द बिकमिंग एज ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स और ग्रेट स्टार्टअप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे वो अपने आप को एज ए स्टार्टअप कंपनी के रूप में ऑनबोर्ड करा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए उनके पास डीआईपीपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑथराइज रीसेलर्स, नाउ द ऑथराइज रीसेलर्स मींस ऐसे सेलर्स जिनको किसी ओईएम ने ऑथराइज किया हुआ है। मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं जो सेल्फ सस्टेन होकर के काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वो ऑथराइज होने के बाद ही उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइक आईटी इक्विपमेंट्स की हम बात करते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट जिसमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी होती है, इन प्रोडक्ट को वो एज ए ऑथराइज रीसेलर्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि डेल का कंप्यूटर हो गया, आपका आईबीएम का कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, एसीज हो गए, ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं, ये जो मशीन्स हैं, ये सारे जो हैं ऑथराइज रीसेलर्स के रूप में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर मींस सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई भी सेलर जो किसी तरह की सर्विसेज देना चाहता है जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो वो भी यहाँ पर अपनी सर्विसेज को ऑनबोर्ड करा सकता है। लाइक ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, आउटसोर्स सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, टैक्सी हायरिंग सर्विसेज, ट्रेवल एजेंसीज भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आ सकती हैं, कैटरिंग सर्विसेज, कैंटीन सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज। सो मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल as a onboarding process on JAM portal right now. More than 300 services are available in this JAM portal. Okay, now एक्सटर्नल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं जिसमें यूआईडीआई, जीएसटीएन, पीएफएमएस, एमसी21 और पैन डेटाबेस। नाम से ही जाहिर हो रहा है ये सभी एक मल्टीपल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट हैं जो कि जेम के साथ इंटीग्रेटेड है, जिनके माध्यम से वहां से इनका डेटा मैच किया जाता है और उन्हें आगे इंस्पेक्शन या प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इंस्पेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, मल्टीपल इंस्पेक्शन सिस्टम यहाँ पे यूज होते हैं सीएजी गाइडलाइन की तरफ से, सीएजी, सीबीसी, सीजीडीए एंड आरटीआई। अब पार्टनर की बात करते हैं, पार्टनर में बैंक्स हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं एंड मल्टीपल कमर्शियल एजेंसीज हैं, ये सारे जो हैं एज ए जेम के साथ पार्टनर जुड़े हुए हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एस्टैब्लिश फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया। द लेफ्ट साइड इज एमएसएमई, logo is available under the MSME partners with industry association and other industries. So many industrial association got PMU, got AMU with the JAM portal like AIMA, PSD Chamber of Commerce, CII,
MAIT, CSC, FICCI, RICCI, SEEDB, ASSOCHAM, these are the partners for MSME on JAM portal. लेफ्ट राइट में आप देखेंगे मल्टीपल बैंक्स के साथ हमने यहाँ पे MOU किया हुआ है, जिनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम कर रही हैं और वो जैम के साथ एक फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक स्टैटिक्स है जो अभी इस समय काफी बदल चुका है। ये नवंबर 22 सेकंड का है, 22 का है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो राइट नाउ अराउंड 380 CR 380,000 CR के आसपास GMV जैम पोर्टल क्रॉस कर रहा है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। मल्टीपल बायर्स यहाँ पे हैं, मोर देन 760,000 प्लस बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपके ग्राहक हो सकते हैं। सेलर्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 54 लाख सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन बोर्ड ऑन जैम पोर्टल, बट दीज आर नॉट एक्टिव सेलर्स, दिस इज द रजिस्टर्ड सेलर्स। यहाँ पे एक्टिव सेलर्स हो सकता कम हो जो कि स्पेसिफिक जैम पोर्टल में ट्रांजिशन कर रहे हैं। की एडवांटेजेस फॉर सेलर्स, क्या क्या एडवांटेज होंगे सेलर्स को जेम पोर्टल से जुड़ने से? क्योंकि जेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर कोई भी सेलर जुड़ सकता है, किसी भी तरह की सर्विसेज देने वाला, किसी भी तरह की प्रोडक्ट सेल करने वाला, अगर सारे क्रेडेंशियल को कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस वो यहाँ पे एज ए सेलर यहाँ पे जुड़ सकता है। उसके लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक रिक्वेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सेलर के क्या एडवांटेजेस हैं? डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास ईमेल आएगा, आपके पास आपके डैशबोर्ड में शो करेगा कि आपके पास ये टेंडर या बिड निकला हुआ है जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज ऑन स्टॉप वन स्टॉप शॉप फॉर बिड्स एंड रिवर्स ऑक्शन ऑन प्रोडक्ट। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की A to Z बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस कैन बी चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो ये सेलर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। अगर रेट बढ़ता है तो उन्हें बड़े रेट में बेचने में आसानी होगी। अदरवाइज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक फिक्स रेट हो जाता है, उसी रेट में आपको सेल करना होता है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट दिस इज नॉट ए rate contract pricing market, this is a dynamic market, not a static market. So a strong vendor rating system are available in this portal. किसी भी वेंडर को एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, उस रेटिंग के आधार पे वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट परचेज में सेल कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट को अपलोड करने की सजेशंस देने की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं जैम को कि हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, उसको जैम प्रोडक्ट रिव्यू करता है और उसको अपलोड कराने के लिए आपको कैटेगरी प्रोवाइड कराता है। सेलर्स फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर सेलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लायर्स एंड पेमेंट। एक डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे ही आपका जेम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग देख सकते हैं, ऑर्डर्स की सप्लाई देख सकते हैं, उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बायर का हो गया, तो बायर से हम आगे बढ़ते हैं। बायर के पास इतने यूजर होने चाहिए जिस तरह से वो काम करते हैं। अब हम समझते हैं मल्टीपल ऑफरिंग प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस। सो हाउ कैन बी गो फॉर बिडिंग प्रोसेस, हाउ कैन बी गो फॉर डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट परचेस प्रोसेस और L1 प्रोसेस और कस्टमाइज बिड प्रोसेस। दीज आर द मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस जो कि सेलर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट परचेस। डायरेक्ट परचेस का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 25,000 तक के अमाउंट को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। दे कैन परचेस अप टू 25,000 डायरेक्ट within this portal as per the rule of GFR. They can purchase up to 25,000 direct without any comparison pricing, without any bidding process, right? अब यदि 25,000 से ऊपर उनका टारगेट जाता है, मींस 25,000 to 5 lakhs, दिस वन सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे यदि उसका प्राइसिंग 25,000 से 5 लाख के उसमें जाता है, वो क्या करता है, उसको डायरेक्ट परचेस करने के लिए उसको 3 OEM के बीच में कंपैरेटिव प्राइस निकालनी होगी, जिसको हम कहते हैं L1 प्रोसेस, लोएस्ट कॉस्ट। 3 डिफरेंट OEM के बीच जेम पोर्टल आपको कंपैरेटिव करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप डिफरेंट 3 OEM को चूज करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है दिस इज द L1, दिस इज द L2, दिस इज द L3 एंड दिस इज द L4। तो जो सबसे L1 आपका लोएस्ट कॉस्ट होगा उसे बायर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बेसिस ऑन द स्पेसिफिकेशन फिल्टरिंग ऑप्शन। तो ये था L1।
अब हम बात करते हैं जिसपे हम कोई भी सेलर्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स बिडिंग या टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो वेंडर, सेलर, बायर जो है वो जब बिड तैयार करते हैं तो उनके पास मिनिमम वैल्यू 5 लाख के ऊपर की वैल्यू का प्रावधान होता है। 5 लाख से ऊपर की वैल्यू में वो बिड या टेंडर तैयार करते हैं थ्रू जैम पोर्टल। यहाँ पे आप जब बिड आपका निकल जाता है फिर उसमें सेलर्स अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड बिडिंग ऑप्शंस मोर देन 5 lakhs अप टू इन्फिनाइट वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हो सकती है उसकी वो उसमें यूज कर सकता है। 10,000, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, कोई इसका वो लिमिटेशन नहीं है। देन इंटेंट ऑफ बाइंग, पीएससी, स्पेशल एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बताया गया है। प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज किसी बायर को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना है जिसका मेक इन मॉडल डिसाइडेड है, तो उसके उस केस में वो उनका पीएससी बाइंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकलशिप सर्टिफिकेट। अदरवाइज ओपन बिड से करेंगे जहां पे मेक इन मॉडल डिसाइड नहीं कर सकते। सिस्टम विल अलाउ एंड टेंडरिंग विल अलाउ एज पर द स्पेसिफिकेशन दैट एल1 प्रोसेस। नाउ द कस्टमाइज बिड और बीओक्यू। कस्टमाइज बिड से मतलब है कस्टम बिड। कस्टम बिड एक ऐसा बिड प्रोसेस है जहां पे जेम पोर्टल में ये सुविधा दी गई है कि अगर बायर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है और प्रोडक्ट जेम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, सो दे कैन गो टू क्रिएट द जेम ARPTS रिपोर्ट, जेम ट्रांजेक्शन समरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पे ये बताया जाता है कि दिस कैटेगरी और प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल, सो वी आर गोइंग टू कस्टमाइज बिड। इसके बाद बायर उसको कस्टमाइज बिड तैयार करता है और सेलर उस कस्टमाइज बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है। मींस यदि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जेम पोर्टल पे, कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी कोई भी बायर ये कस्टमाइज बिड तैयार कर सकता है और सेलर उसको पार्टिसिपेट कर सकता है। The same thing, similar, some points are similar in BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी में भी अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं जो कि एक साथ लेना चाहते हैं, वो BOQ के माध्यम से अप टू 200 लाइन आइटम्स की एक बिड तैयार कर सकते हैं। मींस 200 प्रोडक्ट तक कोई भी कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरीज के प्रोडक्ट, मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट BOQ में ले सकते हैं। क्योंकि BOQ में हमने 3 तरीके से टेक्निकल इवेल्युएशन का प्रोसेस दिया हुआ है। फर्स्ट है टोटल इवेल्युएशन प्रोसेस, टोटल वैल्यू वाइज इवेल्युएशन। सेकेंड वन इज आइटम वाइज इवेल्युएशन एंड थर्ड इज ए ग्रुप वाइज इवेल्युएशन। जब तीनों में काम करता है बायर, तो तीनों के डिफरेंट कस्टम के अकॉर्डिंगली उसमें यूज कर सकता है वो, और तीनों की अलग अपनी एक स्पेसिफिकेशन डिसाइड की गई है। जैसे कि अगर आइटम वाइज करते हैं तो मान लीजिए आपने 10 आइटम के लिए अप्लाई किया है और उसमें 20 आइटम्स हैं जो कि 20 कैटेगरीज के हैं, आप लेकिन 10 कैटेगरीज में काम कर सकते हैं, करते हैं, तो यू कैन अप्लाई ओनली द 10 कैटेगरीज। अदर देन किसी और को लगता है कि वो 5 कैटेगरीज में बिड पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो 5 कैटेगरीज में बिड पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 5 कैटेगरीज के L1 डिफरेंट होंगे, 10 के L1 डिफरेंट होंगे। इस तरीके से वो मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी BOQ में ऑप्शन दिया हुआ है। व्हेन यू आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेटिंग, अब जब इस पे काम करेंगे तब आपको और चीजें इस पे आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल कैसे काम होता है। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। पुश बटन अभी न्यू फैसिलिटीज है जिसको अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुई नहीं है, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। फंक्शन बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सेलर यूजर्स। सेलर्स को यहाँ पे 2 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए प्राइमरी यूजर्स एंड एज ए सेकेंडरी यूजर्स। तो प्राइमरी यूजर्स जो होगा वो जिस भी कंपनी के वो ओनर होंगे, उनके ऑथराइज ओनर या उनके ऑथराइज पर्सन जो है वो एज ए प्राइमरी यूजर लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और वो अपने सेकेंडरी यूजर क्रिएट कर सकते हैं रोल बेस्ड। लाइक उन्होंने एक यूजर बना दिया जिसको उन्होंने बिट पार्टिसिपेशन का रोल दे दिया, एक को उन्होंने दे दिया प्रोसेस ऑर्डर करने के लिए, किसी को उन्होंने दे दिया बिट पार्टिसिपेशन प्लस प्रोडक्ट अपलोडिंग का ऑर्डर। इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स रोल वो बना सकते हैं। These are the category driven catalog management system. Basically, the category driven catalog using for specific product genuinity and most reasonable prices jam for purchasing by buyer। क्योंकि यहाँ पे जब कोई बायर अपना परचेस करता है तो उसको सबसे पहली बात होती है, उसको ये बताना होता है कि हमें जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस पे ले रहे हैं और जेन्युइन प्राइस के साथ जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं, डुप्लीकेसी नहीं है प्रोडक्ट की, रॉन्ग प्रोडक्ट ना हो। इस ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से कैटलॉग में एक कैटेगरी बनाया गया है जिसको हमने Q1 से लेकर के Q6 तक की कैटेगरी को तैयार किया है।
अभी 2 कैटेगरी न्यू डिजाइन हुई है, जो कि हमारे अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए छोटे उद्यमियों को भी हमने मौका दिया हुआ है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है, वहां हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफएचजीज और ओडीओपी के प्रोडक्ट को भी यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए उनके लिए एक क्यू क्वाड्रेंट तैयार किया गया है, ताकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कैटेगरी या क्वाड्रेंट में ही अपलोड करे और उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके प्रोडक्ट को जेन्युइनिटी दिखाने में, प्लस रीजनेबल प्राइस बताने में कोई इश्यू ना क्रिएट हो। सो दिस इज द टू न्यू क्वाड्रेंट कैटेगरी Q5 एंड Q6। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट 1 की। क्वाड्रेंट 1 जो है वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जेम में वैलिडेटेड ओईएम के थ्रू अपलोड किए जाते हैं। डायरेक्ट ओईएम इसको अपलोड करता है और ओईएम ही सेल करता है। लाइक ऑटोमोबाइल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, होंडा हो, या हुंडई हो, या कोई भी कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करती है और अपने ऑथोराइज सर्विस सेलर्स के थ्रू उसको सप्लाई देती है, डिलीवरी देती है। बट वो अपने प्रोडक्ट खुद ही यहाँ पे अपलोड करती है, ताकि उसका प्राइस और उसका प्रोडक्ट जेन्युइन हो, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 2 में, तो ओनली वाइट लिस्टेड ओईएम एंड देयर ऑथराइज्ड रीसेलर्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो आईटी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 2 में, CMS 2 में, जिसमें डेल, IBM, HP, दिस टाइप ऑफ कंपनीज यहाँ पे एज ए ओईएम ऑनबोर्ड होती है और उनके ऑथराइज रीसेलर्स को भी एक वो कोड देते हुए उनको भी यहाँ पे ऑथराइज करती है, रजिस्टर करती है, ताकि उनके ही ऑथराइज रीसेलर्स यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर सकें। द सेम रीजन फॉर जेन्युइन प्रोडक्ट एंड मोस्ट रीजनेबल प्राइस। नाउ क्वाड्रेंट 3 की हम बात करते हैं, जहां पे ओईएम के साथ साथ उनके ऑथराइज रीसेलर्स भी यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को तैयार कर सकते हैं। फर्नीचर्स कैटेगरीज की हम बात करते हैं, लैब इक्विपमेंट्स की हम बात करते हैं, टेक्सटाइल की हम बात करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कैटेगराइज ऑफ प्रोडक्ट अंडर द क्वाड्रेंट 3, जहां पर उनके ओईएम के साथ साथ उनके ऑथराइज रीसेलर्स भी उनकी कैटेगरीज में अपने उनके प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 4 की, जहां पर रीसेलर्स हो सकता है, ओईएम के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं उसके पास, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें हम मल्टीपल सेलर्स की बात करते हैं, छोटे सेलर्स इसमें आ सकते हैं जो किसी तरह से कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास लो एंड जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्टेशनरी, सैनिटेशन के प्रोडक्ट हो गए, साफ सफाई के आइटम्स हो गए, सोप्स हो गया, एडिबल आइटम्स हो गए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको वो इस कैटेगरी के माध्यम से सेल कर सकते हैं। नाउ द क्वाड्रेंट 5 की हम बात करते हैं, जिसमें हमने नया आइडेंटिफाई किया है अभी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यदि कोई छोटा ग्रुप है जिसमें 8 से 10 महिलाएं मिलकर के अपना कोई एसएचजी चला रही हैं, आइदर रूरल डेवलपमेंट का एसएचजी हो सकता है और अर्बन डेवलपमेंट का एसएचजी हो सकता है, ये मिलकर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे इस ग्रुप में डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप को सेल कर सकते हैं। दिस इज द वेरी स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर एसएचजी। सेम सिमिलर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है Q6। यहाँ पे ओडीओपी है, ओनली ओईएम कैन अपलोड, रीसेलर कैन पेयर। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसकी प्लान है, जिसके माध्यम से वो हर डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी जिले का कोई प्रोडक्ट है तो उसको वो इस कैटेगरी में सेलर के माध्यम से, उनके रीसेलर के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। रेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है सेलर्स के लिए। पैरामीटर्स फॉर रेटिंग, सेलर रेटिंग, डिलीवरी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड फीडबैक। ये अगर आपका प्रॉपर है तो आपको एक अच्छी रेटिंग मिलेगी, तो आपको डिलीवरी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड फीडबैक पे बहुत ध्यान देना होगा। फेक एंड इनएक्टिव सेलर्स विल बी weeded out, hence ensuring only genuine sellers get to do business with government। सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो फेक ना हो, जो इनएक्टिव ना हो। मैंने पहले यूज किया था एक वर्ड कि एक्टिव सेलर्स कम है, इनएक्टिव सेलर्स ज्यादा है। मींस रजिस्ट्रेशन कराना अलग बात है, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं पोर्टल को, तो एक टाइम के बाद आपको इनएक्टिव माना जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं आप कर रहे हैं, तो आपको जेम से बाहर भी किया जा सकता है। इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर सेलर्स एंड बायर्स
एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर कोई शिकायत होती है तो उसके अगेंस्ट में वो इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं, टिकट रेज कर सकते हैं, जैम उस पर एक्शन लेगा एज पर द इंसिडेंट पॉलिसी की। वेंडर असेसमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर ओईएम एंड रीसेलर्स। वेंडर असेसमेंट कंपलसरी फॉर एनी ओईएम्स। यदि आपने असेसमेंट में छूट लेनी है तो आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो जो कि एनएसआईसी से वैलिडेटेड हो, तो आपको उसमें छूट मिल सकता है। दिस इज द बेसिक फीचर्स जो कि जेम पे अवेलेबल है। इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अभी और भी पॉइंट कवर करने हैं। This is a service available on JAM portal. The basic services in front in this you can see in this slide. Very vehicle hiring services, human resource outsourcing services, scanning and digitization services, health care services, printing services, cleaning services, security manpower hiring services, जो मैंने बताया लॉन्ड्री कैंटीन, ओके, कॉल सेंटर सर्विसेज, डेयरी एंड कैलेंडर प्रिंटिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग, मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल. दीज आर द स्पेसिफिक सर्विसेज यूजिंग सम ऑफ द बायर्स and routine work, so you can go your services register on this portal. अगर आप इसमें किसी में भी काम करते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं जेम पोर्टल में एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा एलएमएस लर्निंग पोर्टल है। आप जेम पे यहाँ पे अपने इश्यूज को रेज भी कर सकते हैं, जेमी के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। 1 मिनट में नेक्स्ट स्क्रीन स्लाइड। ओके सर, ओके। है ना, ये इसका हो चुका है। अब हम सीधे रजिस्ट्रेशन पार्ट पे आते हैं। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे जेम की फंक्शनलिटीज क्या है। ये तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट समझाया, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ दिस सेशन ऑन क्यूए सेशन। ओके, राइट नाउ अब हम समझते हैं जो हमने जेम का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको कैसे काम करेंगे। हाउ कैन यू ऑनबोर्ड योर प्रोडक्ट। तो ऑनबोर्डिंग के पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करने से पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जेम पोर्टल में एक फैसिलिटीज दी हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड दिस इज द प्री रिक्वेजाइज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपको एज ए प्राइमरी, चूंकि प्राइमरी यूजर के आधार पे भी आप जेम में एज ए सेलर बन सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि सेकेंडरी बनाना है तो उसकी भी हमने व्यवस्था दी रखी है। तो हम पहला समझते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन में आपका आधार नंबर होना चाहिए या वैलिडेटेड पिन नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी, एंड डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब आपकी जो कंपनी का टाइप ऑफ कंपनी है, काइंड ऑफ कंपनी, आपका बिजनेस किस टाइप का है। लाइक आपको कोई कंपनी है मान लीजिए जो कि पीबीटी लिमिटेड है, जो कि MC21 में रजिस्टर्ड है, नाउ यू विल गो टू अपडेट योर सिन नंबर, तो यहाँ पे हमको सिन नंबर चाहिए। अगर आपके पास इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो यहाँ पे आप पैन नंबर दे सकते हैं। स्टार्टअप है तो DIPP, उद्यम नंबर आपका फॉर MSC के लिए, एंड ITR डिटेल्स टू कंप्लीट प्रोफाइल। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करने की आवश्यकता होती है। एड्रेस डिटेल आपका रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए यहाँ पे, जो कि एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस आपका डाला होगा, प्लस बैंक अकाउंट डिटेल्स जहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के लिए जेम आपका यूज करेगा। मींस अगर आपने किसी प्रोडक्ट को किसी डिपार्टमेंट में सप्लाई किया है, सप्लाई करने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपको पेमेंट करते हैं, तो जो पेमेंट करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में करेंगे, तो जो आपका करंट अकाउंट होगा सेम ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर प्री रिक्वेसाइज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। सेम थिंग, यदि आप किसी को सेकेंडरी यूजर बनाना चाहते हैं तो उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, 3 इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली, राइट। अब बेसिकली काम क्या जो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन प्राइमरी यूजर। सर आपकी PPT शो नहीं हो रही है। पीपीटी नहीं शो हो रही है? नहीं सर, नहीं। 1 मिनट। हाँ जी। ओके 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 ओके, अभी शो हुआ? डन डन डन। ओके फाइन, थैंक यू, सर शो हो रही है। थैंक यू। ओके, सो दिस इज द बेसिक prerequisites for registration process. You can see here क्या क्या चाहिए आपको। प्राइमरी यूजर या एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, जो ऑनर है उसका, जो ऑथराइज पर्सन है उसका, चाहे वो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो, या पार्टनरशिप कंपनी हो, या इंडिविजुअल आपका प्रोप्राइटरी फर्म हो, तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, उसका पैन नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक्ड हो, एंड एक्टिव ईमेल आईडी। डॉक्यूमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस टाइप सच एज सिन, पैन, डीआईपीपी, उद्यम नंबर, आईटीआर डिटेल्स टू कंप्लीट प्रोफाइल, जो मैंने पहले बताया है आपको, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका होना चाहिए, जो कि आपका करंट अकाउंट हो सकता है, जो कि जेम में एज ए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। लाइक सेम सेकेंडरी यूजर अगर आप बनाना चाहते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू नीड सेकेंडरी यूजर, तो उनका भी आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ओके, सो दिस इज द की नोट्स और डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने आपको बताया। आईटीआर आप किसका यूज करेंगे? जो ऑथराइज पर्सन होगा उसका आईटीआर डिटेल यहाँ पे लगेगा। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऑथराइज पर्सन के नाम पे जो कंपनी चला रहे हैं उनका ही आईटीआर यहाँ पे लगेगा। ओके, फॉर एमएसएमई उद्यम नंबर एंड मोबाइल नंबर लिंक विद सेम इज रिक्वायर्ड फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए डीआईपीपी चाहिए। ओके, सो की नोट्स की हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, डिटेल्स ये वही डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं। एमएसएमई का मतलब है कि उद्यम उद्यम नंबर के लिए आपको देना पड़ेगा ताकि आपका एमएससी आगे एज ए एमएससी आपका ऑनबोर्डिंग हो जाए। स्टार्टअप्स के लिए डीआईपीपी चाहिए, एंड नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। किसी भी सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर को अगर एक साथ आना चाहते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं साथ में सर्विस देना चाहते हैं, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन। बैंक डिटेल जैसे मैंने आपको बताया, विथ आईएफएससी नंबर, अकाउंट नंबर, यूजिंग फॉर बिजनेस डन ऑन जेम। डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय वेंडर एक्सक्यूटेड फ्रॉम कंप्लायंसेस टू जीएसटी ई इनवॉइसेस। एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा यस और नो में जीएसटी ई इनवॉइसेस के लिए, वो जेम पोर्टल जब आप करेंगे तभी आपको शो करेगा। ओके, सो दो दिस इज द बेसिक थिंग्स, ये आपका एक रिक्वायरमेंट था। जेम का जो यूआरएल है वो सभी को पता होना चाहिए, www.gem.gov.in। अभी बीच में बहुत सारे मलफंक्शनल कहना चाहिए, या जो अनऑथराइज वेबसाइट पोर्टल चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने जेम के नाम पे बहुत सारी साइट बना रखी है, JAM registration.com, जेम registration.org। इस तरीके से आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे आपको वैसी वेबसाइट मिलेंगी जो कि एडवर्टाइज के रूप में काम करती है जेम पोर्टल में, तो आपको उनका यूज नहीं करना है। वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस को चार्ज करते हुए आपका काम भी नहीं करेंगे और आपको फीस भी चली जाएगी। तो उस पर अवेयर रहें। जैम हमेशा बार बार अवेयर कराते रहता है पोर्टल के साथ माध्यम से, अपनी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी सेलर्स यहाँ पे जुड़े हैं, जेन्युइन सेलर्स हैं हमारे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जेम पोर्टल खोलेंगे, जिसमें हम या किसी प्रोफेसर से कराएंगे जो कि जेम के बारे में प्रॉपर जानता हो। जेम का क्या साइट है? www.gem.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, राइट? gem.gov, दिस इज द वेबसाइट ऑफ जेम पोर्टल, एंड इट इज अंडर ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसका पूरा नाम है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपके सामने साइन अप का एक लॉगिन आएगा, साइन अप में क्लिक करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सेलर्स में क्लिक करेंगे, फॉर सेलर्स आपको एक यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन शो करेगा कि आप जो पोर्टल यूज करना चाहते हैं उसकी सारी शर्तों से आप अवगत हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं जो मैंने पहले आपको बताया था। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, प्री रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बिफोर ओपनिंग द रजिस्ट्रेशन पेज, राइट? अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए, उसके बाद ही आप जेम पोर्टल पर अपने आप को अनबोर्ड करेंगे। तो ये आपने कर लिया, आपने आगे बढ़े, रिव्यू टर्म्स कंडीशन को पढ़ा आपने, एक लगभग 40 पेज का एक जनरल टर्म्स कंडीशन आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। फ्रॉम हेयर सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, द ड्रॉप डाउन मेन्यूज, मे बी इट्स ए प्रोप्राइटरशिप फर्म और कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो भी आपका टाइप ऑफ कंपनी है उसको आप चूज करेंगे। सपोज आपका फर्म है तो फर्म, कंपनी है तो कंपनी, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो एज ए सेलर आना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था दी है। गवर्नमेंट कैसे सेलर आएगा, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट बायर है, बट गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट खुद बनाते भी हैं, वो सेल भी करते हैं।
जैसे कि कोई खादी ग्राम उद्योग है तो वो एज ए सेलर यहाँ पे आ सकता है अपने खादी के आइटम G2G बिजनेस मॉडल के साथ यूज करने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल करने के लिए, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, ये सबमिट कर दिया आपने, नेक्स्ट किया आपने। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, आपने आधार नंबर दिया, उसका मोबाइल नंबर दिया। जैसे आप आधार नंबर देंगे उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर आप डालेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करेंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। वेरी सिंपल, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर डाला आपने, यू विल रिसीव द ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर, देन सबमिट ओटीपी नंबर एंड क्लिक ऑन वेरीफाई आधार। जैसे आपने किया आपका आधार वेरीफाई हो गया सिस्टम से, क्योंकि इंटीग्रेटेड आधार के साथ आपका नाम यहाँ पे आधार से वो उठा लेगा। नेक्स्ट करोगे, क्योंकि ये यूनिक रजिस्ट्रेशन है, आपके नाम से कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन बना करके आपके बिजनेस को नहीं कर सकता। सो दिस इज वेरी सिक्योर प्रोसेस, राइट, फॉर यूजिंग आधार। अब हम आगे बात करते हैं ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरीफाई करना है आपको अपना, जो आपकी कंपनी का है, आपका अपना है, जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं। ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको ओटीपी डालना है, वेरिफिकेशन हो गया आपका ईमेल का। एंड देन क्रिएट अकाउंट। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आपने क्या क्या किया, आधार डाला आपने, लिंक किया उससे, आधार से ओटीपी आया, ईमेल डाला, ओटीपी का लिंक आया, उससे सर्टिफिकेट आपने उसको वेरीफाई किया। नाउ आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है, क्योंकि जेम पोर्टल एक क्रेडेंशियल बेस्ड पोर्टल है, यहाँ पे आपको यूज करने के लिए आपको यूजर आईडी बनाना होगा। तो यूजर आईडी क्या बनाएंगे आप, यदि आप किसी कंपनी को चलाते हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी का इनलाइट सॉल्यूशन नाम है, तो इनलाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको उस कंपनी के नाम से आप अकाउंट क्रिएट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उसको मल्टीपल आपके यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम से ना करें, तो आप कंपनी का नाम दे सकते हैं इनलाइट सॉल्यूशन या इनलाइट इंटरप्राइजेस, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, आप उसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं यूजर आईडी में। आगे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन हमने प्रोवाइड कराया है, एटलीस्ट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपका होना चाहिए। इट शुड बी क्रिएटेड विद इन 8 कैरेक्टर्स एंड यूजिंग वन अपर केस, वन लोअर केस, वन नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इट इज रिक्वायर्ड, राइट। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। क्रिएट अकाउंट, आगे बढ़ेंगे, आपका अकाउंट तैयार हो गया। सो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको, आगे मुझसे पूछ सकते हैं जब हम इसमें क्यों ये करेंगे। अभी आपने क्या देखा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेम पोर्टल, कैसे आप करेंगे, क्या क्या रिक्वायरेशन होगा आपको, वेरी सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, आपने ये सब कर लिया। अब आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी मिल गया, आपने यूजर आईडी क्रिएट कर लिया। नाउ यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट से मतलब है आपको सिन नंबर अभी डालना है अंदर, ताकि आपकी कंपनी वेरीफाई हो जाए। इनकम टैक्स की डिटेल आपको भरनी है, डीआईपीपी आपको बताना है अगर आप स्टार्टअप है तो, उद्यम नंबर देना अगर आप एमएससी है तो, बैंक डिटेल्स देनी है आपको, आपको बिलिंग एड्रेस देना है आपको जीएसटी नंबर के साथ में। तो दीज आर द profile updation required for every sellers after the creation of login account, right? So now we need to complete PAN validation, company details, office location, बैंक अकाउंट्स, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, इस टाइप से। जैसे आपने ये कंप्लीट कर देंगे, आप इसको सबमिट करते जाएंगे, वेरीफाई करेगा, ग्रीन लेटर में इसको चेकबॉक्स करते जाएगा आपका, राइट। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं वेंडर असेसमेंट, ओईएम पैनल। सपोज आप एमएससी हैं या आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है या आपके पास एमएसएमई के साथ साथ एनएसआईसी भी है, तो आपको यहाँ पे ओईएम पैनल के रूप में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको असेसमेंट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अदरवाइज आप असेसमेंट कराना होगा आपको कंपनी का, तो असेसमेंट के लिए हम बोलते हैं वेंडर असेसमेंट, जो कि क्यूसीआई करता है। वेंडर असेसमेंट होने के बाद आपको एक ओईएम पैनल दिया जाता है। इस ओईएम पैनल में आप अपने सारे रीसेलर्स को, अपनी सारी स्पेसिफिक ब्रांड एंड बिजनेस टाइप को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सेलर पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ईमेल चेंज करना चाहते हैं, आधार अपडेट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन हाँ करने के सर। बाद अब आप प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे वो समझेंगे। आपने जो लॉगिन बनाया उससे लॉगिन करेंगे, जो भी हमने पीछे किया था, पिछली साइड में लॉगिन तैयार किया था आपने, लॉगिन किया आपने। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे जेम पोर्टल में आपको एक स्पेसिफिक डैशबोर्ड शो करेगा लॉगिन होने के बाद। यहाँ पे आपको शो करेगा माय अकाउंट। नाउ यू गो टू माय अकाउंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है, वेरी सिंपल तरीके से आपको अपडेट करना है। पैन नंबर आपको अपडेट करना है, वेरीफाई करेगा पैन आपका, ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई वो अपडेट करनी है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बतानी है आपको, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कब आपने बनाया। ओके, नाउ सेव करेंगे। सिन नंबर अगर कंपनी है तो वेरीफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंपनी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा आपका,
कि आपका नाम ये है, कंपनी का प्रोप्राइटरशिप है, इस डेट को बनी है, स्टार्टअप है, नो, यस, आपको बताना है, राइट। सेव कर दे जाएंगे आप इन्फॉर्मेशन को, जैसे जैसे अपडेट करेंगे आपका इधर जो क्लॉक है बढ़ते जाएगा, प्रोफाइल आपको शो करते जाएगा 70%, 80%, 100%। नाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रोफाइल अपडेशन, दैट मीन्स आपका 100% यहाँ पे हो चुका है। बट ये 100% होने से आपका काम नहीं बनता है, अभी आपको और भी चीजें करनी होती है। वो क्या है आगे आपको बताएंगे। प्लीज कंप्लीट द पेमेंट फॉर कॉशन मनी। तो कुछ एक जो यूजर्स होते हैं उनको कॉशन मनी देने का प्रावधान होता है, जहाँ पे ओईएम के रूप में काम करें या सेलर के रूप में, आपको एक मिनिमम कॉशन मनी आपको शो करेगा आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंगली। ओके, ना ऑफिस लोकेशन आपको सबमिट करना है, जहां भी आपका ऑफिस लोकेशन है एज पर आईटीआर। इसको सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आप चाहे तो बिलिंग एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, सर्विस सेंटर एंड गोडाउन, सभी अलग अलग तरीके से एड्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन फिर से आपसे पूछा जाएगा दोबारा, ईमेल वेरीफाई करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे। जीएसटी नंबर आपको सबमिट करना है, अपडेट करना है। सो ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बतानी है और सबमिट करनी है। क्लिक हियर टू प्रोसीड। Companies and firms are required to verify key person information as per the ITR details। जो मैंने बताया आपको एज पर आईटीआर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सपोज आपका आईटीआर नहीं है, मतलब आपकी कंपनी न्यू है, तो आपको यहाँ पे विदाउट आईटीआर के रूप में भी आप कर सकते हो, राइट। ये प्रोफाइल अपडेशन का काम हो रहा था हमारा। ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अमूमन होती है, राइट, ये आपको अपडेट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। ये अपडेट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी पूछा जाएगा लास्ट फाइनल इसमें स्टेज में, देन आप अपडेट करेंगे ओटीपी के साथ एंड आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा 100%। ओके, आईटीआर आपको जब अपडेट करेंगे उस समय आप दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। अक्सर यहाँ पे कई बार स्टक होता है, आप अपने आईटीआर के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, जो आपने आईटीआर में सबमिट की है सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सबमिट करनी होगी, एड्रेस टू एनी अदर थिंग्स। और आईटीआर के सेक्शन 4 1.2 1.3 के अंदर में एक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको सबमिट करनी है, सेल एंड ग्रॉस इन्फॉर्मेशन एंड टोटल ग्रॉस सेल इन्फॉर्मेशन, वो आपको शो करेगा आपके आईटीआर के अकॉर्डिंगली इस तरीके से। ये आपको बताना होगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और पोजीशन एंड प्रोफेशन एंड सेल एंड ग्रॉस रिसीव ऑफ बिजनेसेस, दिस टाइप ऑफ, एंड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, एक 26 क्लॉज है जेम का, जिसमें आपको डीओई ऑर्डर के तहत कंप्लायंसेस बताना है सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर को, कि उनका लैंड बॉर्डर में ये इंफॉर्मेशन यस और नो आपको बताना है। अगर आप लैंड बॉर्डर में क्रिएट करते हैं, आपका है तो आप बताना है फर्स्ट, अगर नहीं है तो सेकंड। आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, नाउ प्रोफाइल इज कंप्लीटेड, देन क्रिएट न्यू असेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप असेसमेंट कराना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी असेसमेंट के दायरे में आती है तो। ओके, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे या करेंगे। एग्जाम्शन आपको चाहिए तो क्रिएट एग्जाम्शन का ऑप्शन भी है साइड में, एग्जाम्शन लेंगे, एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। ओके, तो आप वो सारे सबमिट करेंगे, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें आप, अगर आपको लगता है कि इस अकाउंट में कुछ गलत हमने सबमिट कर दिया जो एडिटेबल नहीं है, तो आप अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं और नया अकाउंट बना सकते हैं। बट ये एक लिमिटेशन, जब तक आप इस पे कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज क्लोज अकाउंट नहीं हो सकेगा, राइट। माई टीम में आप अपने सेकेंडरी यूजर की टीम तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। इट्स वेरी सिंपल, ऐड यूजर करेंगे आप, कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल अपडेशन। अब हम आते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोडिंग में। कैटलॉग अपलोडिंग में आप देखेंगे, एक सेकेंड, कैटलॉग अपलोडिंग, आप देख पा रहे होंगे, मैंने शेयर करा हूं स्क्रीन फिर से, इट इज विजिबल ऋषा जी? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। कैटलॉग
management for product. The catalog management system enables the service provider to broadcast their services, rate, seat and introduce new services. अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे न्यू सर्विसेज को कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे कैटलॉग अपडेट करना है, सर्विसेज आर अवेलेबल इन जैम पोर्टल। लॉगिन करेंगे, जो आपने क्रेडेंशियल बनाया है आपके जैम पोर्टल पर जाकर के, लॉगिन के बाद आप देखेंगे आईडी आएगा, कैप्चा आएगा, सबमिट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड आप देखेंगे यू विल शो इन योर डैशबोर्ड द स्क्रीन इज शोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू ऑप्शन इज देयर एंड क्लिक ऑन प्रोडक्ट if you want to upload your product, if you want to upload your services then click on services. So हम सबसे पहले प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, add a new offering, search my offering and view all categories, तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एड न्यू ऑफरिंग करेंगे, अगर आप नया प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं क्लिक ऑन एड न्यू ऑफरिंग, आप देखेंगे आपके सामने मल्टीपल स्टेजेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। सो फाइंड योर प्रोडक्ट कैटेगरी इन मार्केट प्लेस, माय कैटेगरीज, क्लिक ऑन प्रोडक्ट नेम। जैसे आप प्रोडक्ट नेम सबमिट करेंगे आपके सामने डिफरेंट कैटेगराइज प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो आपने यहाँ पे डाला, सपोज एग्जांपल के रूप में हम बताएंगे, सपोज आपने कैटेगरी डाली, वो कैटेगरी जेम पोर्टल पे शो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आप डालेंगे, सपोज ये आपने नाम डाला तो उससे संबंधित प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा आपको, एनी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब कैटेगरीज बनी हुई है, जो कि अल्टरनेटिवली यू कैन सर्च फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर वेरियस सब कैटेगरीज लिस्टेड हियर। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कैटेगरीज वाइज, सब कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट को। ओके, ये आपने किया। इफ यू आर नॉट अनेबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड कैटेगरी, तो क्लिक हियर टू रिक्वेस्ट फॉर क्रिएशन अपडेशन ऑफ द कैटेगरी। सपोज अगर आप कैटेगरीज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपकी कैटेगरीज नहीं अवेलेबल है, सो नाउ यू कैन चूज दिस ऑप्शन फॉर क्रिएशन एंड एडिंग न्यू कैटेगरी प्रोडक्ट। ओके, आप उसको भी चूज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, जेम के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इस तरीके से ये हो गया आपका रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी एडिशन। सपोज आपको कैटेगरी मिल जाती तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपसे ब्रांड नेम पूछा जाएगा, ओके, कि किस ब्रांड का आपका प्रोडक्ट है। चूंकि दिस इज ए वेरी वास्ट मार्केट, वेरी एक्सपैंडिंग मार्केट, एक्सप्लोरिंग मार्केट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांडिंग आइटम भी आपके अवेलेबल होंगे। सपोज कोई कंपनी अपनी ब्रांड को यहाँ पे अपलोड कर रखा है तो उसका शो करेगा, आप ही कंपनी का नहीं है, आप चाहते हैं अनब्रांडेड शो करना, सेल करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ब्रांड आपके पास है जो आपने ट्रेडमार्क के थ्रू ले रखा है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको ब्रांड को ऐड कराना होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आएगा जब तक जेम पोर्टल में उसको ऐड नहीं कराओगे। इफ ब्रांड इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, क्लिक हियर टू रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड एडिशन। ओके, सो क्लिक किया आपने, तो आप देखेंगे यहाँ पे इन कैटलॉग मैनेजमेंट विल requesting brand and OEM dashboard request, seller will now get 3 options, 3 options मिलेंगे आपको। Beyond registered trademark for a brand, we are owner of a brand but do not have registered trademark. It is the possibility ना, we do not own any brand and want to apply for OEM dashboard without brand, means unbranded। तो 3 यहाँ पे कंडीशंस बनती है, एक तो आपका ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर्ड है, एक आपका ट्रेडमार्क है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है जो आपने बना रखा है, एक ऐसा ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड आपका ब्रांड है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, और तीसरा अनब्रांडेड। तो 3 में से आप जो चूज करेंगे वो ऑप्शन आपका होगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे आप कैसे इसको वेरीफाई करोगे। आपने उसको कैटेगरी के लिए ऑप्शंस वहां पे स्पेसिफाई कर दिया, आपने जो भी चूज करना था वो चूज किया आपने, आपका कैटलॉग आ गया। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सेम ब्रांड का किसी और सेलर ने अपलोड कर रखा है, क्योंकि हो सकता है OEM ने मल्टीपल लोगों को उसको सेल करने के लिए फॉरेन में छोड़ रखा है, अगर आपके पास वो राइट्स है तो आप उसको क्लोन बना सकते हैं उसका। तो सेम प्रोडक्ट का ब्रांड चूज करेंगे क्लोन बनाने के लिए, सारी चीजें सेम होगी, डिस्क्रिप्शन से लेकर के कलर से लेकर के जो जो चीजें होगी सब कुछ सेम होगी, बशर्ते आपको वहां पे उसका प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, आपकी किसी अदर सेलर से आपकी प्राइसिंग अलग हो सकती है, और लोकेशन आप अलग कर सकते हो कि मैं इस लोकेशन में डिलीवर करना चाहता हूँ, मेरा ये प्राइस है, MRP इज सेम। ओके, तो ये सारी चीजें आपको भरनी होगी, ये आपने कर दिया, ब्रांड कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, कलर मटेरियल, चूंकि ये प्रोडक्ट हमारा क्रिकेट बॉल था तो क्रिकेट बॉल के अकॉर्डिंगली कलर मटेरियल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहे हैं। अगर ये सपोज ये कोई कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर में आपसे क्या पूछा जाता है, उसका उसका
चिप कौन सा है ना, उसका मेमोरी कौन सा है, रैम कौन सा है, उसका स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले क्या है, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती है। ओके, ये सारा आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, प्रोसीड विथ न्यू आइटम। अगर आपको लगता है कि ये आइटम मैच नहीं कर रहा है, हम नया आइटम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड विथ न्यू आइटम, अदरवाइज चूज दिस आइटम। अगर इस आइटम को आपको सेम बनाना है क्लोनिंग, तो आप इसको चूज करेंगे। दोनों ऑप्शन आर अवेलेबल, बोथ ऑप्शंस। ओके, नाउ द न्यू ऑप्शंस के लिए आपने जनरल चूज किया, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन आपने भरना शुरू किया, मॉडल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये आगे बढ़ेंगे, आप अपडेट इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। ओके, अपडेट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे कंडीशंस को और सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस। अब आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि बायर उससे अवगत हो सके, बायर उससे समझ सके। ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइसिंग क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि क्वांटिटी पता होगी तो बायर उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर प्लेस करेगा डायरेक्ट परचेज में। ओके, ये आपने सबमिट किया। ऑफरिंग क्वांटिटी का मतलब है, पहले तो आप ये बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से बेच रहे हैं, सेलिंग एज ए प्रोडक्ट, एज ए OEM और रीसेलर्स। यू कैन चूज फ्रॉम हेयर। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना जरूरी है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो कि वैन है। अदर कंट्रीज के साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयरिंग हम करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करने की पॉलिसी है, उसको फॉलो करने के लिए जेम पोर्टल में ये सारी चीजें दी गई है। सो नाउ you have to choose selling product as a OEM or resellers. Second point is country of origin, India or other country. You can choose from here this drop down menu. Do you want to declare local content as per the PPP MII policy? What is this PPP MII policy? Means पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर में एक MII पॉलिसी दी बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया पॉलिसी। मेक इन इंडिया पॉलिसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत यूज होती है। यदि कोई इंडियन प्रोडक्ट है तो उसको उस रिजर्व पॉलिसी के तहत सेल किया जा सकता है इंडिया में। ओके, और मेक इन इंडिया उसको कैसे बनाते हैं? यदि उसका 50% मेकिंग कंटेंट इंडियन है तो वो L1 की कैटेगरीज में आएगा, और यदि उसका 50% से नीचे, सपोज 20 to 50% उसका कंटेंट इंडियन है, रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं, तो दैट मीन्स वो क्लास 2 कैटेगरी के मेक इन इंडिया की पॉलिसी में आएगा। राइट, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी को देते हुए। बहुत सारे यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हैं, वो मेक इन इंडिया की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स, PSUs जितने की NTPC, गेल, BHEL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC, ओके, एंड NCL, SCCL, ये सब जो हैं, ये सारे जो हैं, ये आपको इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो आपको ये कंटेंट बताना आवश्यक है। ये आपने किया, ये सारा सबमिट कर दिया। इसके बाद इस तरीके से आपका प्रोडक्ट शो करेगा। ऑल डिटेल्स आपको बतानी है, डिलीवरी लोकेशन आपको बतानी है, MRP बतानी है आपको, ऑफर प्राइसिंग बतानी है। इसको ध्यान से समझेंगे। MRP एक फिक्स होगा, उसका जो भी MRP आपका डिसाइड होगा आपके MRP के अकॉर्डिंगली, उसके MRP को 10% डिस्काउंट के साथ आपको इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने का प्रावधान मिलेगा। एटलीस्ट मिनिमम 10%। जैसा आप देख रहे हैं, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे 90 रुपीज को ऑफर प्राइस देना अनिवार्य है। राइट, मीन्स 10% डिस्काउंट। आप चाहते हैं 10% से भी कम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने डिस्काउंट स्लैब बना रखे हैं। यू कैन गो एंड चूज अ डिफरेंट डिस्काउंट स्लैब एज पर योर क्वांटिटी एंडिंग ऑप्शंस। डिलीवरी लोकेशंस, चूंकि ये पैन इंडिया काम करता है पोर्टल, लेकिन कई बार सेलर को ये होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को मैं अपने ही स्टेट में सेल करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं मैं उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई करूं, आप MP में सप्लाई करना चाहते हैं, आप हरियाणा सप्लाई करना चाहते हैं, या आप पैन इंडिया, या आप कुछ एक डिस्ट्रिक्ट या कुछ एक स्टेट में करना चाहते हैं, तो यू कैन चूज फ्रॉम दिस ऑप्शन फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जोन, स्टेट, कहाँ कहाँ आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट परचेस का जो ऑर्डर है उसी स्टेट से आएगा। दिस इज द वेरी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऑफ जेम पोर्टल। क्योंकि एक बार ऑर्डर आने के बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको ऑफर किया हुआ है, सिस्टम में डाला हुआ है। गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप डिक्लाइन करते हैं तो उसके साथ रीजन आपको देना होगा। बट वहां पे गवर्नमेंट की प्रोसेस जो है वो पीछे हो जाती है, तो फिर डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में शिकायत भी करता है, तो फिर आपको वहां पे एक सस्पेंशन या शो कॉज नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपके रेटिंग आपकी डाउन होती है। ये सब कुछ सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपने, जैसे देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सबमिट किया आपने, ओके किया, सेव ना क्लिक किया। ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आपके सामने आएगा मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी कितना देना है,
स्टॉक बताना है आपको, कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है जो आप 15 डेज, विद इन 15 डेज में दे सकते हैं जेम को, क्योंकि डायरेक्ट परचेज में 15 डेज का टाइम बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको लगता है टेंडर के माध्यम से है तो 15 डेज से ऊपर भी हो सकता है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी। नाउ लास्ट ऑप्शन आपके सामने आता है कि आपको 3 डिफरेंट एंगल से आपको पिक्स उस प्रोडक्ट की अपलोड करनी होती है। सो प्लीज अपलोड 3 डिफरेंट इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन मेंशन हियर। एक गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है, आप जेम पे आप जब जाएंगे गाइडलाइन में तो आपको सारी गाइडलाइन ये मिल जाएगी, डिटेल में सारी मिल जाएगी, इसको पढ़ेंगे इसके हिसाब से आप भरेंगे। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड हो आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट में किसी का नाम ना लिखा हो, स्पेसिफिक ऑनर का कोई मोबाइल नंबर ना हो जिससे वो डायरेक्ट बात कर सकता है। ओके, इस तरह की चीजें ना हो। टोल फ्री हो सकता है लेकिन आपका डायरेक्ट नंबर नहीं हो सकता। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है बट किसी कॉन्टेक्ट नहीं दे सकते आप, ताकि यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से आपने 3 डिफरेंट एंगल से फोटो अपलोड कर दिया। उस फोटो को अपलोड करने के बाद रिव्यू टर्म्स कंडीशन को आपने रीड किया एंड एग्री किया, पब्लिश पे क्लिक किया। आपका प्रोडक्ट, जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपका प्रोडक्ट पब्लिश के लिए चला जाएगा। पब्लिश में जाने के बाद आप देखेंगे ये वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, मींस ये जेम के पास, जेम के हमारे जो एडमिन है उनके पास पेंडिंग रहेगा जब तक ये रिव्यू में आएगा, इसका क्यू में होगा, जब जैसे उनके पास क्यू में आएगा उसको रिव्यू करके आगे बढ़ाएंगे। राइट, इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट अप्रूव होने के बाद पब्लिश हो जाता है। पब्लिश होने के बाद आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको एक मार्केट में एक प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, एक जेम कैटलॉग आईडी मिलेगा, इस आईडी से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट अपलोड भी हो गया। अब लास्ट ऑप्शन हम समझेंगे, उसके बाद हम क्यू करेंगे। लास्ट हमारे पास है बिडिंग पार्टिसिपेशन। व्हाट इज बिडिंग पार्टिसिपेशन? बेसिकली बिडिंग पार्टिसिपेशन मींस आप किसी टेंडर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, हमारा तो टर्नओवर बहुत कम है, एक्सपीरियंस तो बहुत कम है, हमारे पास तो वर्क ऑर्डर भी नहीं रहे हैं, या हम ज्यादा कभी काम किया नहीं है, पेमेंट का इशू आता है, ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। इस सारे का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। जेम पोर्टल जब से तैयार हुआ है तब से ये सारे सवालों का जवाब जो है वो पॉजिटिव है। आपका अपलोडिंग के लिए आपको जब बताया गया, आपने अपलोड किया, जेम पोर्टल में कोई बाध्यता नहीं है एक्सपीरियंस की, टर्नओवर की। आप फ्रेशर्स के रूप में भी आ सकते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट परचेज सेल करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, कुछ समय के बाद आप बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी। इसके बाद पेमेंट की हम बात करें तो विद इन 10 डेज प्रावधान है गवर्नमेंट को पेमेंट, डिपार्टमेंट को पेमेंट रिलीज करने का। यदि आपका प्रोडक्ट रिसीव हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद विद इन 10 डेज आपको वो, सर पीपीटी शो नहीं हो रही है। हाँ 1 मिनट यस। आप करेंगे। पार्टिसिपेशन, राइट राइट राइट, नॉट इज शोइंग विजिबल। यस सर, यस विजिबल। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके डन। सो बिट पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं। अभी हम देखिए, हम वन बाई वन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने जेम के बारे में समझा, कॉन्सेप्ट समझा, जेम क्या है, मार्केट क्या है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा। नाउ देन उसका प्रोफाइल अपडेट किया हमने, फिर हमने प्रोफाइल अपडेट के बाद उसका प्रोडक्ट कैसे अपलोड होगा उस पर समझा। अब हम बात कर रहे हैं बिट पार्टिसिपेशन पे। अब अपलोड हो गया हमारा प्रोडक्ट, अभी हमको कैसे ऑर्डर आएगा, एक तो वो प्रोसेस हो गया। दूसरा, डिपार्टमेंट में हम बिड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। मल्टीपल टेंडर डेली निकलते हैं जेम पोर्टल में, मल्टीपल बिट्स आती है, लेकिन हमें उसमें काम करते नहीं आता, तो हम कैसे काम करेंगे उसको समझेंगे। ओके, ये आपने स्लाइड सेम चीज देखी, आपने लॉगिन किया आपके बायर आईडी, आपकी सेलर आईडी से। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है बिड का। बिड्स में क्लिक किया आपने, जैसे ही आप बिड में क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है उससे संबंधित प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यदि आप आईटी में डील करते हैं तो आईटी के ही बिड आपको शो करेंगे, क्योंकि आपने उससे संबंधित प्रोडक्ट को नोटिफाई किया हुआ है। देन जेम विल नोटिफाई एज पर द अपलोडिंग योर प्रोडक्ट एंड बिड। बिड अगर आईटी की है और आईटी में आप काम करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप फर्नीचर में काम करते हैं लेकिन अगर आप हमने बिड आईटी की तैयार की तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका वो रिलेट नहीं करता प्रोडक्ट। यदि आपने फर्नीचर का आइटम अपलोड किया हुआ है तो हम आपको उस पर नोटिफाई करेंगे। तो दिस इज द नोटिफिकेशन प्रोसेस ऑन जेम पोर्टल। जेम का जो नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल पे जाएगा, आपके मेल पे आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा, आपको मैसेज मिलेगा, नाउ आपके डैशबोर्ड पे आएगा, और आप स्वयं चेक भी कर सकते हैं। जेम पोर्टल में ओपन है ये, राइट। तो अब आप हम करेंगे कैसे बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिड्स में क्लिक किया हमने, बिड आपको शो कर रही है, बिड नंबर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की बिड है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि टेक्निकल में करना है, फिर बाकी चीजें आ रही है। इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रही है यहाँ पे, राइट। पार्टिसिपेट में क्लिक करेंगे, जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। टेक्निकल बिड मतलब टेक्निकल को आपको कंप्लाई करना है। ऑफरिंग प्राइस बताना, आपकी क्या ऑफरिंग प्राइस है,
आपको रेट कोट करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बायर के द्वारा मांगे गए हैं उसको अपलोड करना है स्कैन करके। EMD and EPBG you have to submit as per the requisition by buyer. Verify OTP. Now after that you'll get the OTP फॉर वेरिफिकेशन, एंड जब अपना OTP सबमिट करेंगे तो आपका ये टेंडर जो है, जो बिड है आपका ये है, ये आपका सबमिशन में चला जाएगा। ओके, आपका सबमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप के। सपोज हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम चूज करेंगे पहले उस बिड को। बिड में ये शो करेगा हमारा प्रोडक्ट डला हुआ है, अप्रूव्ड है, तो चूज करेंगे। चूज करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा मतलब आपने जो स्पेसिफिकेशन मांगा गया वही आप दे रहे हैं, तो आपका सेम टू सेम हो गया, तो आप उसको कंप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफर प्राइस। डेस्कटॉप का प्राइसिंग कितना है, यहाँ पे उन्होंने 10,000 रुपये दिया सपोज मान लीजिए। आप प्राइस चेंज करना चाहते हैं, ये विद GST है, तो आप सेम प्राइस देना चाहते हैं, बढ़ा के कम ज्यादा, ये GST का 18% आ गया, टोटल प्राइस आपका आ गया 50,000। इस तरीके से आपका प्राइसिंग आ गया। एस्टिमेटेड प्राइस आपके सामने शो करेगा, इतना GST, इतना टोटल अमाउंट। ये आपका ऑफरिंग हो गया। ओके, ऑफर करने के बाद आप इनक्रिप्टेड में क्लिक करेंगे। जैसे ही इनक्रिप्शन में क्लिक करेंगे आपका प्राइस वहां से चला जाएगा। आप जिसने प्राइस डाला सिर्फ उसको पता होगा प्राइस क्या डाला है, उसके बाद कोई देख भी नहीं पाएगा। इवन वो देखना चाहे तो भी प्राइस देख नहीं पाएगा पोर्टल में क्या प्राइस डाला हुआ है, राइट। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे हैं बायर ने आपसे, उसमें शो करेगा आपको। अपलोड करने के बाद एग्री करेंगे, टर्म्स कंडीशन से वेरीफाई करेंगे। EMD अगर मांगा तो EMD सबमिट करेंगे। EMD EPBG मांगा तो EMD सबमिट करें, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। OTP ऑप्शन आएगा, OTP डालने के बाद आपके सामने आप देखेंगे बिड में आपका पार्टिसिपेशन कंप्लीट हो गया। तो वेरी सिंपल, आपने टेक्निकल बिड चेक किया, कंप्लाई किया, ऑफर प्राइस डाला आपने, डॉक्यूमेंट अपलोड किया आपने, EMD EPBG के अगर आपके प्रावधान है तो उसको आपने अपलोड किया, वेरीफाई OTP किया। अब EMD में क्या दिक्कत आती है, EMD का मतलब अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी। जब कोई टेंडर आपका निकलता है जो कि 5 लाख से वैल्यू का होता है, तो डिपार्टमेंट उसमें EMD मांग सकता है। It may be it will be the 0.5 to 5% for EMD, and EPBG it is the 1% minimum and 10% maximum. This is the slab for EMD and EPBG. So इसी स्लैब में, इसी रेशियो में डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर निकला है आपका, तो 1% अगर उन्होंने EMD मांगा तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपीज का आपका EMD आपको सबमिट करना होगा। EMD सबमिट करने का प्रावधान क्या है, हम एक ऑनलाइन सबमिशन देते हैं, एक फॉर्म देते हैं यहाँ पे बायर को। उसी फॉर्म को आपको बिड नंबर के साथ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद बैंक से आपको EPBG बनानी है और उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। एक कॉपी उसकी आपको डिपार्टमेंट को भेजनी है विद इन अ डेज, जो जितना दिन होता है उस दिन के अंदर में। ओके, तो ये आपका सबमिशन हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे विड्रॉ करना है, इस बिड में कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है, तो आप 2 बार विड्रॉ भी कर सकते हैं। 2 times अवेलेबल फॉर विड्रॉइंग दिस बिड। ओके, विड्रॉ करने के बाद फिर आप उसको एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ बिडिंग ऑफरिंग प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। रिचा जी, नाउ कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। यस सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर। काफी इंफॉर्मेटिव वेबिनार आज का रहा है। काफी आप अच्छे तरीके से समझा रहे थे सभी पार्टिसिपेंट्स को। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने हैंड रेज कर लीजिए जिसको सर से एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन आप लेंगे वहां से, हाँ जी सर। डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे वो। जस्ट अ मिनट सर। सर मैं उनको अलाउ करूंगी। लेकिन 1 बाय 1 करना है आपको ना। यस यस, वन बाय वन। सुनील जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। 1 मिनट ना, 1 मिनट। यस सर। मिथिलेश कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर ने इनवॉइस के लिए नहीं बताया कि इनवॉइस अपलोड और उसका डिपार्टमेंट से पेमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस है उसका। मिथिलेश जी 2 मिनट बस।
हाँ जी, हाँ यस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बिडिंग तक बता दिया, बिडिंग का इवैल्यूएशन एंड बिडिंग का अलॉटमेंट डिपार्टमेंट कैसे करेगा, और नेक्स्ट उसका इनवॉइस सबमिशन एंड डिपार्टमेंट पेमेंट प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इवेल्युएशन जो है बायर का पार्ट है, फिर भी बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। इवेल्युएशन कैसे करते हैं वो? इवेल्युएशन जब किसी टेंडर का होता है तो वो 2 टायर इवेल्युएशन अवेलेबल हमारे पास जेम पोर्टल में, जो गवर्नमेंट का रूल है। 2 टायर का मतलब है फाइनेंशियल टेक्निकल इवेल्युएशन एंड फाइनेंशियल इवेल्युएशन। टेक्निकल इवेल्युएशन में वो जो उन्होंने आपसे टेक्निकल चीजें मांगी है, अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पास करेगा आपको, सब चीजें आप दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट के आधार पे। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा वो आपने फुलफिल किया है तो आपको पास करेगा, इसी आधार पे आपको वो क्वालिफाई करेगा, राइट। अगर इन केस अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट स्किप कर दिया अपलोड करते समय, तो क्या उसके लिए कोई प्रोविजन है वो डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का, या यस, कोई? प्रोविजन बिल्कुल है, उसको हम कहते हैं सीक क्लैरिफिकेशन। एक ऑप्शन है जेम में, वो बायर के पास प्रोविजन होता है, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको स्किप कर दिया और वो उसके पास होगा या है, तो उसको वो उससे डिस्क्वालीफाई करने के पहले मांग सकते हैं एक बार। ओके। एंड नेक्स्ट सर, इनवॉइस सबमिशन एंड पेमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे किसके थ्रू होता है? बिकॉज जनरली जो ट्रेडिशनल टेंडर होते थे उसमें तो सारा ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू होता था। सो इसमें इसमें जेम में क्या प्रोविजन है इसका? इनवॉइस का भी दिखा देता हूँ आपको, 5 मिनट दीजिए मेरे को, है ना। मैं आपको ये इसका स्लाइड ही दिखा देता हूँ, रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट वेट कर लीजिए, सभी को दिखा देते हैं इनवॉइसिंग वाला। ये दिख रहा है स्क्रीन आपको? हाँ दिख रहा है सर। इनवॉइस क्रिएशन आ गया। यस यस। एक सेकंड। हम्म, इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसमें आगे। ओके। इनवॉइस क्रिएशन में प्रोडक्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इनवॉइस क्रिएट जो है वो सेलर खुद करता है। पहले मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। जब आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, ठीक है, या सप्लाई कर रहे हैं, आपको ऑर्डर मिला, आपने एक्सेप्ट किया, जब आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसी समय आपको एक इनवॉइस जनरेट करनी होती, इनवॉइस अपलोड करनी होती है पोर्टल में। उस ओके। इनवॉइस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आपको कैसे भेजा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर क्या है, सेलर का इनवॉइस डेट क्या है, सेलर की बिलिंग एड्रेस कौन सा होगा, वो ड्रॉप डाउन से उठा सकते हैं आप। डिस्पैच डेट क्या है आपकी, मोड ऑफ डिस्पैच क्या है आपका, कुरियर से भेज रहे हैं आप, ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, इंडिया पोस्ट से भेज रहे हैं या सेल्फ भेज रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से उठानी पड़ती है। इस आधार पर आप एक इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, साथ में उसको प्रोडक्ट के साथ भेज देंगे, राइट। उसी तरह से अपलोड ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो आप ई वे बिल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों व्यवस्था सेलर के पास होती है, सेलर इसको अपलोड कर सकते हैं, राइट, पहली चीज। ओके। यस, यस सर। सर, सुदीप जी का क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूजर इन जेम? हाउ टू, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूजर इन जेम? ओके। प्राइमरी यूजर को नंबर चेंज करने के लिए आपको सीधे आप, मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में, आपने देखा होगा उस समय, तो प्राइमरी यूजर के पास ऑप्शन आता है नंबर चेंज करने का, राइट। लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडरी यूजर भी आपके पास, प्राइमरी के पास राइट्स मिलता है, वो भी उसको कर सकता है। मतलब सेकेंडरी यूजर का भी ऑप्शन प्राइमरी ही करेगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है जेम पोर्टल में, आपको रिप्लेस करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ओके सर, यश जी का क्वेश्चन है, वी आर ऑलरेडी अ एमएसएमई, हाउ डू वी बिकम पार्ट ऑफ एनएसआईसी? ओके,
आप एमएसएमई और एनएसआईसी में काफी डिफरेंट है। आपको पता होगा, अगर आपने एमएसएमई लिया तो एमएसएमई जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन देता है। उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, राइट। वो आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरी ये कंपनी है, मैं ये बनाता हूँ, इतना मशीनरी, इतना ये है। उसको वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। लेकिन एनएसआईसी जो है, एनएसआई करने के लिए आपको एनएसआईसी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको। एनएसआईसी कुछ फीस चार्ज करता है, उस वो भी कैटेगराइज है। उस फीस के आधार पे वो आपकी फैक्ट्री का मुआयना करता है, वो फैक्ट्री चेक करता है, उसके आधार पे आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट बना के देता है और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है कि आप इस प्रोडक्ट में इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतना आपका कैपेसिटी है, ये फाइनेंशियल कैपेसिटी है। ये सारी चीजें जो है जेम पोर्टल में आपको एग्जाम्पशन के रूप में काम आएगी। और एनएसआईसी लेने के बाद आपको विभाग में ईएमडी में छूट मिलने का प्रावधान 100% बढ़ जाता है। रिमझिम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। रिमझिम भाटी जी। सर नीचे ना स्लाइड आ रही है Q&A की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के। हाँ आप जी, शेयर कर दीजिए उसको, किधर है? सर यही स्लाइड नीचे जूम में ही नीचे आता है, एक मिनट। जहाँ माइक म्यूट और अनम्यूट करते हैं, वहां पर Q&A का ऑप्शन आ रहा होगा। Q&A, हाँ हाँ जी सर, यहाँ पर काफी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आ रखे मैं हैं। देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हेमंत चटवार जी है कोई ना, चटवार जी, सबसे पहले इनका देते हैं अपन। हाँ जी। बीइंग एमएसएमई, सो फॉर नॉट रिसीव एनी एडवांटेजेस। ओके, तो एडवांटेजेस बिल्कुल है। एमएसएमई को 25% का एडवांस रिजर्व पॉलिसी है एमएसएमई की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें किसी भी पीएसयूज में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आपको 25% रिजर्व पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली एमएसएमई का बेनिफिट मिलता है। और मेन बेनिफिट आपको तो एमएसएमई का वही मिलना चाहिए जहां पे रिक्वायरमेंट है आपको ऑर्डर में। अगर किसी के पास 1 करोड़ का बजट है तो 25% जो अमाउंट है वो एमएसएमई के लिए खर्च करेंगे। दिस इज द एमएसएमई बेनिफिट। 25% का मतलब है उसमें 4% SC ST के लिए रिजर्व पॉलिसीज है, और 3% जो है वो अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको 3% का बेनिफिट मिलेगा, और टोटल 25% एमएसएमई के लिए। इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने का प्रावधान जेम में है, राइट। हेमंत जी का फिर से क्वेश्चन दिला है, डेबिटर्स, क्या लिखा है ना, डेबिटर्स इन एमएसएमई नो एडवांटेजेस। सेम क्वेश्चन आपका है, मैंने आपको जवाब दिया है अभी। माय एक्सपीरियंस, ये कौन है? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अनन्या जी का क्वेश्चन है, मैं उनको एक बार। बोलिए अनन्या जी। यस यस, अनन्या जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर इनका क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिस्प्ले कैटलॉग विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ, और रजिस्ट्रेशन इज मस्ट? Without registration you can't upload your product. This is a e-commerce site for government of India, और यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट आपका शो नहीं होगा तो आपको किसी भी ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे दुकान होती है, आपकी दुकान में आप कोई सामान रखोगे तभी तो बिकेगा, खाली रखोगे तो कैसे बिकेगा। तो ये एक प्रकार आपका शॉप है, ये ऑनलाइन शॉप। यहाँ पे आपके अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग के रूप में रखना होगा। हाँ जस्ट अ मिनट। दिशांक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अंजू अग्रवाल जी ने पूछा था, कैन वी सेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म? सो मेरा आंसर है यस, यू कैन सेल प्रोडक्ट। Good evening, sir. Am I audible? या ऑडिबल ऑडिबल। First of all, thank you so much for your valuable insights on Jam Portal. Really appreciate it. थैंक यू। I'm representing a company called Hitech Technologies, who is a software provider for telecom industry. The software is OSS BSS, which is operating support system and business support system. Now, my question is that we tried, registering product catalog, creating a new category for under the product catalog, but we could not, and we got an answer that that facility is temporary on hold right now. The thing is that we are providing an OSS based software, but right now we have registered that under the CRM category, which is not our category. So we wanted to create a new category. So how would we do that? Okay, so that means your category is not available as per your questions is here. So now Yeah. option is available for adding categories. You can directly go as wherever during the uploading your categories, the option is there.
you can use the adding product category options with your credential. Okay, and second option is that the best option for you for demanding business. So by government department, any government department is required that product. You can discuss with the government departments for requesting to adding the category of this product. Okay, why the government department requesting the adding this product? So that means demand is available. So GEM will circulate all the things and all the categories adding within a month or within a 15 days. It may be possible by requesting by government department. Okay, so you have to discuss with demanding for government department. We First. have to create a demand first. That's what he is trying to say. Yeah, because demand is available, that means categories definitely will be available. Okay. Right. Thank you so much. Yeah, thanks a lot. Any questions? कुणाल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. हेलो सर. सर एक तो मैं इशू फेस कर रहा हूँ की पर्सन वैलिडेशन में. मैंने ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स, इवन लाइक आई हैव कांटेक्टेड कस्टमर सेंटर, पर उसमें भी वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो आता है फेल्ड. जबकि डिटेल्स आई वेरीफाइड वो ठीक है. तो मुझे जानना है कि इज दैट इज समथिंग मैंडेटरी, और उसके बिना भी वी कैन प्रोसीड, वो आगे कुछ हिंडरेंस कैटर नहीं करेगा. यू कैन प्रोसीड, नो इशू, बट आप जब तक आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका आईटीआर इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं होगा और आप किसी बड़े टेंडरिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. दैट इज द मेन इशू. अदरवाइज डायरेक्ट परचेस में तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आप आईटीआर जब तक सबमिशन नहीं दोगे, अगर आपकी कंपनी 2 साल पुरानी है. अब जो आपको इशू आप स्टक कर रहे हैं, जो चैलेंजिंग आपको आ रही है ना, उसको थोड़ा रिव्यू करने का पार्ट एक्चुअली वो आपके जो आईटीआर डिटेल्स होती है, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमाइज, जो एक कंप्यूटराइजेशन सीट जो होता है, राइट. जी तो एक बार वेरीफाई कराएं आप अपने सीए से, जो भी आपको सबमिट करे या आप खुद कर रहे हैं, एक बार चेक करें कि वो अमाउंट कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा है जो आपने सबमिशन किया है. ठीक है. अच्छा, वो उस वजह से आपको ये इशू आ रहा है. ठीक है. एक से छोटा और क्वेश्चन था, इफ यू डोंट माइंड सर. कैन वी ऐड ऑफरिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट पेइंग द क्वेश्चन मनी, या वो मैं पहले वो पे करना पड़ेगा? या आपको पहले क्वेश्चन मनी पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रोसेस है सिस्टम का. श्योर, ठीक है. थैंक यू. ये आपके पास ही जमा रहता है आपके अकाउंट में. सर रघु जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी फी टू बी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑन जैम पोर्टल. ओके सर, क्यूएनए में हमारे क्वेश्चंस थे, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं सर. हाँ बताइए जी. कहाँ से उठाया था मैंने? सर रघु जी के बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हैं. रघु राव. यस. अंकित भट्ट ने काफी कुछ लिखा है, ये अवेलेबल है तो पूछ सकते हैं. अब इनके पास है क्या पूछने का? But just a minute, sir. We receive reply from QC mentioning that product catalog name mentioned in vendor profile is not validated from a document uploaded. नहीं सर, अभी अवेलेबल है नहीं. Category for our product not found, so we selected nearby categories our product. Yes, कर सकते हैं nearby category अगर अवेलेबल नहीं है तो. चलिए, दिशांत पटेल जी हैं. सर इनका क्वेश्चन हो चुका था. ओके. दिशांत पटेल जी का भी हो गया ना? हाँ जी. कौन सी कंपनी थी इनकी, दिशांत जी की? सर आपसे बात कराई थी अभी. हाँ, क्या कंपनी था इनका? कंपनी का नाम क्या था? ये बीएसएस सॉफ्टवेयर. ओके, ठीक है. विशाल भाटिया जी हैं. रेट्स टू बी गिवन विल बी इंक्लूसिव और लॉजिस्टिक कॉस्ट और व्हाट द लॉजिस्टिक ऑप्शन. सो इनका आंसर है रेट्स और इंक्लूसिव. सब लोग देख लें. ओके. ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट से मतलब हमारा है प्राइस. Question under registration, can I sell different segment product like IT, chemical, energy? Yes. What authorization is required? Okay.
ये इनका क्वेश्चन था, अंडर वन रजिस्ट्रेशन कैन वी सेल डिफरेंट सेगमेंट प्रोडक्ट, बट डेफिनेटली बट ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, ऑथराइजेशन. हाँ, वी आर ट्राई टू रजिस्टर्ड बट एरर इन रजिस्ट्रेशन. इनको क्या आंसर दें भाई? श्री इंटरप्राइजेस, इनको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है. ऋचा जी. हाँ सर, सर मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी और आपको हेल्प कर कनेक्ट कर लीजिएगा बाद में जो भी है, ठीक है. यस सर, यस. चलिए, कुणाल क्वात्रा, कैन बी गेट द लिंक फॉर द सेशन? यस सर. क्वेश्चन आंसर है. इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले कैटलॉग विदाउट रजिस्ट्रेशन. ये जवाब दे चुका हूं मैं, अनन्या जी का. अंशुमान शर्मा, हेलो सर, डू एनी बायर मेक कंपलसरी compulsory to MSME for EMD submission on JAM as relaxation is passed in gazetted also. तो मैं बताना चाहूंगा अंशुमान शर्मा जी को कि ये EMD में आपको छूट मिलता है MSME में अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो. सर्विसेज में खास तौर से वो देते हैं. प्रोडक्ट में कुछ जगह वो कैटेगराइज करके रखा है, अगर आप सेम कैटेगरी का तैयार करते हैं MSME में तो आपको उसमें छूट मिलेगा. अगर डिफरेंट कैटेगरी है आपकी और आप किसी और कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा. अक्सर ऐसा होता है, इस वजह से मैंने बताया. राइट. डू एनी PSUs कैन बाय एंड फर्दर सेल द प्रोडक्ट टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाइंग फ्रॉम JAM सेलिंग विद प्राइस एडिशन ऑफलाइन? डू एनी PSU कैन बाय, यस, further sell the product to other government department buying from JAM selling with price addition of. ये अवेलेबल है क्या? अंशुमान जी चले गए सर जस्ट मिनट में चेक कर लेती हूँ. है तो वो जरा मुझे ओरली पूछ सकते हैं अपने यस सर, यस सर, मैं अलाउ कर. क्वेश्चन. अंशुमन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. अंशुमन जी. चलिए, तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि हाँ, अगर आपका क्वेश्चन मेरे जो मुझे समझ में आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि PSU जो है वो सेल करता है, वो खरीदता भी है. एनी अदर? यस सर. श्रीनिवास जी का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डन फॉर फाइनेंशियल सर्विस. यस, फाइनेंशियल सर्विसेज मींस मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है फाइनेंशियल में. आप CA सर्विसेज देना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, यू कैन गो. डेफिनेटली इज अवेलेबल ऑन JAM पोर्टल. ओके. हाई एट टेक्नोलॉजीज, इन्होंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ नाम लिखा है. सर. देशांक जी की कंपनी का नाम आप पूछ रहे थे. अच्छा 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 अच्छा, ओके. हाइट्स, ओके. एंड MSME EMD सबमिशन JAM रिलैक्सेशन, यस, गजेटेड पास है, मैंने बताया, इसका आंसर दे चुका हूँ. हाउ विल वी गेट इन्फॉर्मेशन बिड ऑन JAM ड्रॉप एनी नोटिफिकेशन? यस, ये आपको बिल्कुल मिलेगा. मैंने जैसा बताया आपको EMD आपको सॉरी आपको JAM पे स्पेशल बिड का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं. राइट. और ओके, अंशुमन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. देशांत जी हो गया. अंशुमान, आई एम ऑडिबल? यस, अंशुमान जी बोले. Does JAM bidding need any particular class digital signature? No. I am audible now? Audible. So my question is that जब हम लोग ना प्रोडक्ट के लिए OEM पैनल लेते हैं सेम कैटेगरी में, तो लास्ट टाइम से मैं ये नोट कर रहा हूं कि JAM फर्स्ट में कोई प्रोडक्ट आपने या कोई भी ब्रांड आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था तो JAM ने उसको ऑटोमेटिकली प्रूव कर दिया था. बट अभी जब उसके OEM पैनल के लिए आप अप्लाई करते हैं विद NSIC एंड MSME, तो JAM कहता है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फ्रेश आप उसके लिए अप्लाई कीजिए. बट उसका जब पॉइंट नंबर 2 है, वी ओन द ब्रांड एंड वी डोंट हैव ए ट्रेडमार्क. मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा सर, पॉइंट नंबर 2 OEM पैनल में जब हम जाकर OEM पैनल के लिए अप्लाई करते हैं
वी own द ब्रांड बट वी डोंट हैव ए ट्रेडमार्क, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं, तब भी जैम उसको अप्रूव नहीं करता, उसको फिर भी एरो डाउन के लिए चला जाता है और उसकी जस्टिफिकेशन चले जाते हैं। सर 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ऐसे केस में क्या करें? रीजन आपको देते हैं साथ में? कुछ नहीं सर, वो कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड है, हम उसके ऑनर हैं, ट्रेडमार्क नहीं है। बोथ आर सेइंग द सेम चीज। ट्रेडमार्क के लिए जो आप, अगर आप देखिए 2 तरीके से होते हैं, एक तो ओईएम बिस आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, एक तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना ट्रेडमार्क के साथ में, ओईएम का डैशबोर्ड प्लस ट्रेडमार्क दोनों मिलता है आपको। तो जी। ट्रेडमार्क आपने ले रखा है आपने, तो पहले तो आप ट्रेडमार्क को अप्रूव कराएं से पहले, जैसे आप अपलोडिंग के पहले भी। अगर ट्रेडमार्क आपका उस कैटेगरी में आ रहा है, जो मैंने बताया आपको 3 कैटेगरीज थी हमारे पास, एक तो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसमें आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है ट्रेडमार्क का, है ना, उसके थ्रू होता है। दूसरा आपका जो अनरजिस्टर्ड हो गया, मतलब आपके पास ट्रेडमार्क है आपका लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, आपको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन का हो गया। तीसरा अनब्रांडेड, जो नॉर्मल कैटेगरीज में आपका डलेगा। तो अब आप जो बता रहे हैं मुझे, जो जो आपका क्वेश्चन है वो इसमें से किस कैटेगरी के अंदर में आ रहा है आपके हिसाब से? कैटेगरी नंबर 2, वी डोंट own अ ट्रेडमार्क बट वी आर द ओनर ऑफ द ब्रांड। उस केस में जैम एक अंडरटेकिंग लेता है, राइट, एंड वी आर सबमिटिंग दैट आल्सो। यस। तो क्या अभी सबमिट करने के बाद भी आपके पास क्या जवाब आया वहां से? सर वही सेम आंसर था, प्रोडक्ट ब्रांड इज रजिस्टर्ड, काइंडली सबमिट अगेन। अब सबमिट अगेन के लिए जाते हैं तो उसमें जो ऑप्शन हम लोग कह रहे हैं पहले भी वही सिलेक्ट कर रखा है, सेम वो हो ही नहीं रहा है सर अप्लाई, क्या करें? दोनों चीजों का आप जो कन्फ्यूज कर रहे हैं ना, वो आप फिर से उसको एस्केलेट करिए पोर्टल में। सर कर चुका हूँ, लास्ट टाइम अभी जो अप्लाई कराया था वो जेम के ही रिप्रेजेंटेटिव ने कराया था, मैंने सिस्टम उन्हें रिमोट पे दिया और उनके सामने ही किया। कहाँ से आप, कहाँ, कौन सी लोकेशन से आप? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, ग्लोबल टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, मुजफ्फरनगर मतलब यूपी? यस सर। ओके, तो ठीक है, आपको तो ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी आप जो बता रहे हैं फिर उसको एस्केलेट करवाना पड़ेगा, अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो एस्केलेटिंग में जाएगा। वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के ओनर होते हैं ना, उनके पास जाएगा, आप टिकट रेस करके उसको दोबारा डालिए अगर नहीं होता है तो। सर एक सर मैंने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा हो, वो ईएमडी के लिए फोर्स कर सकता है एमएसएमई को? आपका उसमें जवाब था कि नहीं, उसके लिए अगर ईएमडी एग्जम्पशन है तो मिलेगा, बट सर कई जगह मैंडेटरी लिखा गया है केवल एमएसएमई के लिए कि इट हैज टू बी, इट मस्ट बी सबमिटेड एमएसएमई को। यस सर, और हम लोग सबमिट भी कर दें चले एक बार को, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि लास्ट मोमेंट पे फाइनेंशियल में जाके कई बार बिडर जो है ना वो बिड ही कैंसिल कर देता है। ऐसे में कैसे करें सर? देखिए यार, ये क्या होता है ना, तो बिडिंग क्लोज करने का बायर के पास तो राइट्स होता है किस स्टेज पे कब क्लोज करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हर बार तो नहीं होना चाहिए, कभी कभार हो सकता है किसी केसेस में। और ईएमडी एग्जम्पशन तो अगर आपके पास सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है और आप एक्चुअल एमएसएमई है उसका बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज की डेट में मार्केट में ईएमडी में छूट लेने के लिए, किसी एक के वो मैन्युफैक्चर होते हैं पर वो मल्टीपल आइटम में ईएमडी की छूट के लिए उसको लगाते थे डॉक्यूमेंट्स को। इस वजह से डिपार्टमेंट कई बार डिमांड करता है। मैं जिस एमएसएमई के लिए बात कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट किया है सर, मैंने हाई कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद से। और जो मेरा एमएसएमई का प्रोडक्ट है वो मेरे एनएसआईसी सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है। और आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? यस सर। हाँ, तो फिर आपको मिलना चाहिए छूट उसके अंदर में, उसमें ईएमडी की जो छूट है वो मिलनी चाहिए उसके हिसाब से। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपको थोड़ा सा जेम को भी अवगत कराना पड़ेगा, और जो आप बता रहे हैं उसको भी कराना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, सॉरी बस लास्ट क्वेश्चन है, क्या जैम पे स्टेट गवर्नमेंट के लॉज अप्लाई होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज अप्लाई होंगे? जैम पे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लॉज अप्लाई फर्स्ट। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने कोई क्लॉज अप्लाई करते हैं जो कि उससे संबंधित हो तो सुपरसेट कर सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात सामने आती है। ओके, बट जो एज पर रूल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन और मैं कवर कर लेती हूँ, एक्चुअली टाइम से बहुत ज्यादा आगे चला गया वेबिनार। यस यस यस, अनुराधा जी का क्वेश्चन है। अनुराधा जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट योर माइक। तब तक मैं ये रघु राव जी का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने पूछा, यू सेड नो फीस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड आल्सो सेड कॉस्ट मनी, व्हाट इज द डिफरेंस?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन का मतलब है जेम पोर्टल में एंटर करने के पहले आपको कुछ फीस लगती है, वो नहीं लगती है। कॉशन मनी इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन फीस। कॉशन मनी एक अमाउंट है जो आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंगली आपके पास ही आपके अकाउंट में जमा करती है जेम, एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। और कॉशन मनी लेने का रीजन ये है, कल को अगर आप सेलर हो और आप बायर के साथ प्रॉपर वे में डिलीवरी या टाइमिंग से काम नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आपका कॉशन मनी डिडक्ट करने के लिए लिया जाता है। ये फीस नहीं है, अदरवाइज ये डिडक्ट हो आपको वापस मिल जाती है। ओके, पूछिए। सर, अनुराधा जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुराधा जी। Please confirm the applicable GST amend 18% to 12%. But we got order 18%. How we can upload the tax invoice 12% again the same, right? अनुराधा जी क्वेश्चन था ये। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी अगर डिडक्ट होता है या सॉरी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उस कंडीशन में, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर पहले से आया है और जीएसटी उसके बाद आपका एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप इसको बायर के माध्यम से जेम को इसका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहां से वो बैकएंड पे इसको डिडक्ट रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी ये फंक्शनलिटीज बन रही है, बन नहीं पाई है जेम में। हो सकता है कुछ समय बाद ये एडिटेबल फंक्शनलिटी बन सकती है, तो फिर ये आपका सॉल्व हो जाएगा इशू, राइट? आई थिंक सारे जवाब हो चुके हैं। यस सर, आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो, और कुछ के अगर रह जाते हैं तो हम बहुत जल्द सर के साथ दोबारा से वेबिनार करेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेबिनार के लिए। सर काफी इंफॉर्मेटिव रहा आज का वेबिनार। काफी क्वेश्चंस हैं अभी भी जो कि हम टाइम से बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो वो नेक्स्ट वेबिनार में हम कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन सर। बहुत बहुत अच्छा वेबिनार Participants आज का। and thanks Richa ji for hosting this program. Thank you. सर आशा करती हूँ दोबारा से आपके साथ वेबिनार रखें हम बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर। Thanks. थैंक यू। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर आपको एक्सपर्ट से हमारी डायरेक्टली बात करनी है, तो आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी और एक्सपर्ट से आपकी बात भी करा देंगे, आपके जो भी क्वेश्चन रह गए हैं। और बहुत जल्द हम अपना वेबिनार संजय जी के साथ हम फिर से करेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा और जुड़िए उद्यमिता हेल्पलाइन से। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीपीटी के लिए बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आफ्टर वेबिनार आपको पीपीटी मिल जाएगी और वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पर मेक श्योर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड इवनिंग।